So, hello 10th class students. Tomorrow is your board exam, and you have come here to have a one shot video in the whole course of geography. तो आज हम पूरे कोर्स का रिवीजन फटाफट करेंगे एंड इन दिस वे कि आपके सारे टॉपिक्स रिवाइज होते चले जाए. अलॉन्ग विद दैट आई विल बी टेलिंग यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट हैव कम इन द पास्ट ईयर्स एंड हैव अ हाई चांस टू कम दिस ईयर ऑल्सो. सो स्टार्टिंग विद द ज्योग्राफी वन शॉट बाय योर संडे ट्यूटर. First chapter and a very basic chapter, still very difficult to understand. We'll go through it. The first and the foremost thing in the chapter are the definitions. अब definitions resource की है आपके पास, stock की है, reserve की है, sustainable development की है, net zone area, soil erosion, badland and ravines. Badland और ravines आपके last page पे दिया है and all these things are really important because ये 3 मार्क्स में तो नहीं आएंगे ऑफ कोर्स, बट 1 मार्क में या 1 मार्क में जब मतलब आई मीन एमसीक्यू जो होते हैं आपके या असर्शन रीजन होते हैं. असर्शन रीजन स्पेशली वो कोई वर्ड बदल देगा. दीज आर रियली वेरी कंफ्यूजिंग थिंग्स, तो इसलिए आपको इस पर ध्यान रखना है. नेक्स्ट थिंग हियर इज द क्लासिफिकेशन. अब हम कुछ डिलीटेड सिलेबस की भी बात करेंगे बिकॉज दीज क्लासिफिकेशंस जो स्टार्टिंग की आपकी टेबल थी वो डिलीटेड थी, बट द मैटर इनसाइड द होल चैप्टर इज को रिलेटेड टू दिस, तो इसलिए आपको ये आना चाहिए. विच इंक्लूड्स दी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, एग्जॉस्टिबिलिटी, ओनरशिप, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट. ओरिजिन की बात करें तो बायोटिक एबायोटिक, एग्जॉस्टिबिलिटी में आपका आता है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, ओनरशिप में आपका इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल, और स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व. अब ये आपको डिफ्रेंसिएशन का क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है. इसमें आपको डिफ्रेंशिएट करने को देगा बायोटिक एबायोटिक. एग्जाम्पल्स लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा. आधे या 1 नंबर आपके एग्जाम्पल्स के ही होते हैं, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट आपको डिफ्रेंसिएशन में दे सकता है नेशनल रिसोर्स, इंटरनेशनल रिसोर्स. एक आपके पास डू यू नो का बॉक्स है इंटरनेशनल रिसोर्स के नीचे, जिसमें आपको बताया गया है कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बारे में. वो सब चीज़ आप देख लीजिएगा. दैट आर प्रोन टू कम इन द एमसीक्यू पार्ट, ठीक. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ड्यू टू द इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज. अब यह आंसर आपको मिलेगा और डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज की हेडिंग में, जिसमें आपके 3 पॉइंट्स बने हुए ऑलरेडी रिटन है. तो इसलिए ये तो अगर हम अपने तीसरे पॉइंट्स बना रहे हैं दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. अभी इसमें रिटन है तो ऑफ कोर्स यू हैव टू लुक एट दैट, ठीक है. तो तीनों पॉइंट्स को अच्छे से लर्न करिएगा. कोशिश ये करिएगा कि लाइन बाय लाइन लर्न करिएगा. बाकी अगर नहीं हो पा रहा है तो वो जो उस पॉइंट का वो क्या कहना चाह रहा है वो अंडरस्टैंडिंग रखिएगा. अपने से बना के नहीं लिखना है. एसएसटी में अपने से बनाने के कोई मार्क्स नहीं है. यू हैव टू राइट व्हाट इज प्रेजेंट इन द बुक, ठीक. ओके, नेक्स्ट थिंग हियर इज द रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992, वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपको छोटे से बॉक्स में मिलेगा, बट जितना छोटा ये है उसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है. और उसी के जस्ट नीचे एजेंडा 21. अब पास्ट के पेपर्स में ऐसे कभी डायरेक्टली नहीं पूछा गया व्हाट इज एजेंडा 21, बट येस ऑफकोर्स इट कैन कम कि प्लीज़ कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन रियो डी जेनेरियो एंड एजेंडा 21. या आपको ऐसे दे देगा कि विच समिट वॉज हेल्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, थ्रो लाइट ऑन दैट. तो आपको खुद ही समझना पड़ेगा कि वो रियो डी जेनेरियो है. और जब आप इसके बारे में मेंशन करेंगे तो एजेंडा 21 भी आपको लिखना होगा, ठीक. तो एजेंडा 21 क्या है, कब आया था, दैट ऑल यू शुड नो. एजेंडा 21 की तो डेट नहीं, बट रियो डी जेनेरियो की डेट अक्सर पूछ ली जाती है, 1992, ठीक. ओके, नेक्स्ट थिंग हियर इज प्लानिंग इज वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रैटेजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज, वाई. अब रिसोर्स प्लानिंग का पहला ही पैराग्राफ है. यहाँ आपको थोड़े से पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे क्योंकि हमें आंसर लिखना है. वी कैन नॉट राइट इन पैराग्राफ फॉर्म, तो इसलिए आप इसमें ढूंढिए. आपको सीधे सीधे पॉइंट्स मिलेंगे. यू कैन जस्ट आप एक के बाद एक जैसे पैराग्राफ लर्न करते हैं, बस उसे पॉइंट्स में लिखना है, नो डिफरेंस, ठीक. सो दिस इज वन थिंग. देन एक्सप्लेन रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया. 3 पॉइंट से पहला आइडेंटिफिकेशन होता है, फिर उसमें जैसे सर्वेइंग होती है, मैपिंग होती है. दूसरा आपका होता है प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाना. और तीसरा एंड फाइनल इसका जो आपका रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान बना है वो बाकी प्लान से मैच कर रहा है कि नहीं, मतलब जिसमें इंक्लूड होता है आपका बजट वगैरह, ठीक है. तो दिस इज रिसोर्स प्लानिंग, ठीक. तो ये आपको एक्सप्लेन करना होगा. इसमें भी 3 पॉइंट्स ऑलरेडी बने, सो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि ये आ सकता है और ये आया भी है, ठीक. नाउ देयर इज अ पैराग्राफ गिवन अबव लैंड रिसोर्सेज, जिसमें बात की गई है वो जो गांधीयन फिलॉसफी थी उसकी बात की गई है. देयर इज अ बुक, 2 बुक्स के नाम दिए हैं, वो देखिएगा. कब वो पब्लिश हुई थी वो देखिएगा, ठीक है. क्या उनका एजेंडा था उस बुक का वो देखिएगा, ठीक है. दिस इज नॉट सो प्रॉबेबल इन क्वेश्चन आंसर, बट यस श्योरली इन एमसीक्यू. बहुत ये पूछा गया ये क्वेश्चन, तो प्लीज look at that, ठीक. Okay, next is India has a variety of relief features, explain. अभी आपको लैंड रिसोर्सेज वाले पैराग्राफ में मिलेगा. लाइन ही ऐसे स्टार्ट हो रही है कि इंडिया, पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, इंडिया हैज़ लैंड अंडर अ वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स, जिसमें आपके माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, आइलैंड्स ये सब कुछ आते हैं. तो देयर यू हैव टू इंक्लूड कि जैसे 43% हमारा लैंड है, माउंटेनियस एरिया हमारा 30%, दैट ऑल यू हैव टू राइट. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जिसमें आप एक्सप्लेन करें कि कैसे वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स इंडिया में प्रेजेंट है, ठीक. ओके,
अपार्ट फ्रॉम दैट उसके जस्ट नीचे वैसे तो लैंड यूटिलाइजेशन वाला पार्ट है, जिसमें आपके फॉरेस्ट लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन ये सब कुछ है, बट ये कभी ऐसे डायरेक्टली पूछा नहीं गया है कि व्हाट आर नहीं कि ऐसे करके कि डिस्क्राइब द लैंड यूटिलाइजेशन। हाँ, ये नेट सोन एरिया का जैसे मैंने आपको डेफिनेशन में बताया, ये ज़रूर पूछा गया है कि उसकी डेफिनेशन क्या है। बाकी ऐसे आपको दे दिया जाएगा, एक डेफिनेशन दे दी जाएगी एंड यू विल बी गिवन 4 ऑप्शंस कि बताइए ये किसकी डेफिनेशन है, ये बैरन लैंड की डेफिनेशन है कि ये फैलो लैंड की है कि नेट सोन एरिया की है, या आपको टाइम पीरियड दे दिया जाएगा कि अगर अ लैंड इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स तो वो कैसा लैंड होगा, तो वो क्या होगा, कल्ट्रेबल वेस्ट लैंड होगा कि फैलो लैंड होगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हियर इज द रीजन फॉर लैंड डिग्रेडेशन। उससे पहले एक लैंड यूज पैटर्न करके भी पार्ट है, बट उससे उतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बने। हाँ, थोड़े, अब देखिए क्वेश्चंस तो हर पार्ट से बन सकते हैं, बट हियर आई एम टेलिंग यू व्हाट इज द मोस्ट प्रोमिनेंट वंस। अगर आपको ये क्वेश्चन आते हैं जो मैंने इस पूरी वीडियो में दिए हैं, दैट मीन्स नथिंग कैन स्टॉप यू फ्रॉम स्कोरिंग 95 अबव। एक दो मार्क्स हम मैप्स के लिए छोड़ देते हैं और एक दो एमसीक्यूज या असर्शन रीजन के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके क्वेश्चन आंसर में कहीं मार्क्स नहीं कट सकते हैं अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से आते हैं। ठीक है, ओके। देन इज द लेबलिंग ऑफ सॉइल प्रोफाइल। अच्छा, रीजन फॉर लैंड डिग्रेडेशन में आपको मिलेगा एक पूरा पैराग्राफ है जिसमें आपकी माइनिंग की बात की गई है, आपका जो इरिगेशन प्रैक्टिसेस होती हैं उसकी बात की गई है। ठीक है, उसके बाद आपकी जो सॉइल इरोजन की होती है उसकी बात की गई है, डिफॉरेस्टेशन की बात की गई है, दैट ऑल इज टू बी रिटन इन दिस। ठीक, उसके बाद लेबलिंग ऑफ सॉइल प्रोफाइल, ये पूछ लिया जाता है, आपको कोई भी पार्ट दे दिया जाएगा, जैसे सबस्ट्रेटम हो गया, टॉप सॉइल हो गया, कुछ भी दे दिया तो वो आपको पूछा जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस चैप्टर इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ सॉइल्स। ठीक, अब आई नो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, मैंने भी 10th दिया है, आई नो कि इसको लर्न करना बहुत मुश्किल होता है, बट प्लीज़ ट्राई टू कनेक्ट इट फ्रॉम योर सराउंडिंग्स। आप इंडिया में ही रहते हैं एंड आपको ये पता होना चाहिए। अब जैसे एलुवियल सॉइल, दिस वी ऑल नो कि हाँ ये एक फर्टाइल सॉइल होती है और ये हमारे जो हम रीजन में रहते हैं, नॉर्दर्न रीजन में, वहाँ पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इतना बेसिक आप अगर थोड़ा सा कनेक्ट करके पढ़ेंगे देन यू विल श्योरली गेट। अगर आप हवा में पढ़ेंगे, रटेंगे उस चीज़ को तो सॉरी, बट ये नहीं आप रिटेन कर पाएंगे, एग्जाम में आते ही आप भूल जाएंगे। जैसे फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इन द बैक ऑफ योर माइंड कि अच्छा ये आप इतना तो आपको पता है कि नॉर्दर्न रीजन, व्हेन आई टॉक अबाउट एलुवियल सॉइल का नॉर्दर्न रीजन, दैट आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉर्दर्न प्लेन्स, जैसे जो गंगा के प्लेन्स होते हैं। ठीक है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट दी फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल देन आई एम टॉकिंग अबाउट जम्मू कश्मीर और वो वाले सॉइल। तो एक बार आप कनेक्ट करना सीख जाएंगे तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन हो गया। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज द सॉइल इरोजन। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको डेफिनेशन में भी मेंशन किया है कि सॉइल इरोजन क्या होता है, उसके रीजन क्या होते हैं, पैडलैंड क्या होता है, रिवाइन क्या होता है, टाइप्स ऑफ इरोजन, जैसे आपका शीट इरोजन होता है, गली इरोजन होता है, सॉरी विंड इरोजन होता है, वो सब क्या होता है। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट, मेजर्स फॉर सॉइल इरोजन, हम क्या क्या कर सकते हैं, तो उसमें जैसे आपका क्या होता है, कॉन्टोर प्लोइंग हो गया, आपका टेरेस कल्टीवेशन हो गया, आपका स्ट्रिप क्रॉपिंग हो गया। ठीक है, फिर शेल्टर बेल्ट्स हो गया। 4 पॉइंट तो यही होगा, एक आप और लिख लीजिएगा। तो ऐसे एक पॉइंट बना के चलिए, आप समझ के चलिए कि टेरेस फार्मिंग एक्चुअली होती क्या है। उसके बाद रटना नहीं है, लाइन बाय लाइन, और रट के लिखने में डिफरेंस होता है और अपने से लिखने में भी डिफरेंस होता है। अपने से लिखने में मतलब कहानियाँ कहीं की कहीं लिखे जा रहे हैं कि अब आपको पूछेगा सॉइल इरोजन नहीं करना तो आप पूरी डिफॉरेस्टेशन नहीं करना है, इस पर कहानी लिखते चले जा रहे, तो इस पर मार्क्स नहीं मिलते हैं। ठीक, ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर फटाफट से, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ चैप्टर में आपको जो पहली चीज़ मिलेगी वो है सेक्रेड ग्रुप्स की डेफिनेशन। अब ये, हाँ आई नो सेक्रेड ग्रुप्स बाद में है, बट इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, दैट यू शुड नो। पहला ही जो आपका पैराग्राफ है उसमें हम बात करते हैं व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, जिसमें बताया गया है कि बायोडाइवर्सिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, दिस एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, तो वो सब आपको देखना पड़ेगा। दैट इज काइंड ऑफ जनरल, उसमें कुछ ऐसे लर्न करने की चीज़ नहीं है, स्टिल पॉइंट्स तो हमें बुक के ही चाहिए, तो दैट यू शुड नो। ठीक, अगली चीज़ जो हम पढ़ते हैं वो होते हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, जिसमें आता है आपका इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, उसके बाद इस प्रोग्राम में क्या क्या था, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में क्या था, या ऐसे व्हाट वर द एफर्ट्स मेड बाय द गवर्नमेंट टू कंजर्व द फॉरेस्ट, तो ऐसे भी पूछा जा सकता है। आंसर आपका सेम रहेगा, वही पूरा पैराग्राफ। ठीक, देन इज प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर बहुत कम पूछा गया, ना के बराबर पूछा गया, बट आने में कुछ ऐसा डाउट नहीं है, आ भी सकता है, पढ़ लीजिएगा एक बार। आने के चांसेस कम है बट और पार्ट में आ सकता है। ठीक है, मान लीजिए कि किसी जो है, अब यही गवर्नमेंट वाला आ गया, उसके और में पूछ लिया गया प्रोजेक्ट आएगा, तो आप ऐसा कर सकते हैं, इनमें से कुछ एक लर्न कर सकते हैं, बट आई एम नॉट सेइंग दैट कि आप इनमें से कुछ एक लर्न करें, दोनों कीजिए। समझिए वो कहना क्या चाह रहा है, व्हाट वाज प्रोजेक्ट टाइगर। अब प्रोजेक्ट टाइगर इतना तो पता ही है, टाइगर कंजर्वेशन के लिए होगा। अब क्यों है टाइगर कंजर्वेशन के लिए, वो आपको पढ़ना होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा उसकी हंटिंग होने लगी थी, तो इसलिए क्या कहते हैं, दैट इज ऑल। ठीक है, यू हैव टू कनेक्ट टू द चैप्टर सो एज टू अंडरस्टैंड इट। अब चैप्टर को समझेंगे तब चैप्टर आपकी हेल्प करेगा कि वो आपको समझने दे। ठीक है, ओके, दैट वाज टू लॉजिकल बट ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट। अब क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट में हम बात करते हैं रिजर्व फॉरेस्ट की, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की और
जो हमारा होता है अनप्लास्टिक। अब ये 3 टाइप्स होते हैं। अलॉन्ग विद दैट ये कहाँ-कहाँ होते हैं, जैसे कि परमानेंट फॉरेस्ट मध्य प्रदेश में होते हैं, राइट? उसके अलावा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं उड़ीसा में, राजस्थान में, ठीक है? दैट यू शुड नो कि कौन से टाइप के फॉरेस्ट कहाँ होते हैं। अगर आपने पूरी डेफिनेशन लिख दी बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक आप जगह नहीं लिखेंगे यू विल नॉट गेट फुल मार्क्स, ठीक? वी हैव टू एम फॉर फुल मार्क्स, ठीक? देन इज द एफर्ट बाय कॉमनर्स। कॉमनर्स मतलब जो हमारी कॉमन लोग होते हैं, कॉमन पीपल होते हैं, जिसमें आप मेंशन करेंगे चिपको मूवमेंट, बीच बचाओ आंदोलन, नवोदय, सॉरी नवोदन्य, फिर उसके बाद आप जेएफएम प्रोग्राम, जो मैंने अगला क्वेश्चन दिया भी है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, वो, ठीक है? और उसके अलावा आप ये वाला जो सेक्रेड ग्रुप्स वाला पार्ट है कि कैसे जो बिश्नोई कम्युनिटी है वो कैसे प्रायोरिटाइज करती है एनिमल्स को, या हम बिहार की बात कर ले वहाँ पे कैसे इंपॉर्टेंस है प्लांट्स और एनिमल्स की, दैट यू कैन मेंशन इन योर आंसर, ठीक? हाउ डिड पीपल वर्शिप प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो उसमें आप यही पूरा पार्ट लिखेंगे, ठीक? जो सेक्रेड ग्रुप्स का है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, water resources. Water resources, a very heavy chapter to be real, but of course it is in our course, so we have to learn it. Definition, पहले तो डैम्स की definition आप देखिएगा, आपको जरूर मिलेगी। डैम्स की definition मैं बताती हूँ आपको कहाँ मिलेगी। ये जो आपका हीराकुंड डैम की फोटो बनी है उसके जस्ट राइट में एक पैराग्राफ है जिसमें लिखा है डैम इज अ बैरियर अक्रॉस फ्लोइंग वाटर दैट ऑब्स्ट्रक्ट्स वगैरह वगैरह, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ डैम। फ्रॉम देयर यू हैव टू राइट इट, डोंट मेक द आंसर योरसेल्फ, आई एम अगेन सेइंग बुक की लाइंस लिखिए, you'll be an advantage. Then is reason for water scarcity, उसमें डायरेक्ट पॉइंट्स नहीं दिए बुक में, बट मैं आपको बता देती हूँ, यू कैन फाइंड द पॉइंट्स इन द बुक एंड देन कैन यू कैन एक्सप्लेन दैट। पहली चीज़ जो होती है ग्रोइंग पॉपुलेशन, दूसरी चीज़ होती है कि डोमेस्टिक यूज़ के अलावा उसे इरिगेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है? तीसरी चीज़ जो होती है इंडस्ट्रीज़, वो उसे बहुत यूज़ करती है। चौथा होता है कि इंडिया में जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर होती है उसमें बहुत ज़्यादा लगती है, पानी का यूज़ होता है। और लास्टली पोल्यूशन जो होता है वो इसको अफेक्ट करे, जैसे जितने भी पेस्टिसाइड वगैरह होते हैं इसमें बहा दिए जाते हैं पानी में, दैट इज अफेक्टिंग। देखिए मैंने 5 रीजंस दे दिए, अब इन 5 रीजंस को आप अपने वर्ड्स में लिखिएगा, बुक से लिखिएगा, ठीक? नेक्स्ट इज हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स इन एंशिएंट इंडिया। अब हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स एंशिएंट इंडिया में एक पूरा पैराग्राफ है जिसमें आपके सीधा सीधा 5 पॉइंट है, उठा के लिख देना है, कुछ भी नहीं सोचना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है, दैट इज ऑल व्हाट यू हैव टू राइट। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स वाला, दैट तो इट हैज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी टू कम। देन इज डैम्स का कॉन्ट्रीब्यूशन। अब डैम्स के भी उस पर एक पूरा पैराग्राफ है जिसमें आप बताएंगे कि वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज होता है, वाटर सप्लाई के लिए होता है, फिश ब्रीडिंग, फलाना ढिमकाना, जितना भी पूरा कुछ दिया है यू हैव टू एक्सप्लेन इन दिस आंसर। देन कम्स ओके ग्रेट स्क्रूटनी, ये पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि कैसे ये जो डैम्स है ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, इसने कैसे अफेक्ट किया है जो है, मतलब स्क्रूटनी मतलब क्या होता है? स्क्रूटनी मतलब होता है कि जब वो जैसे कहते हैं ना कि कटघरे में अंदर समथिंग इज बीइंग ब्लेम्ड, तो दैट इज द मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स वर बीइंग ब्लेम्ड। क्यों? पहला सेडिमेंटेशन की वजह से, दूसरा एक्वेटिक लाइफ की वजह से, तीसरा जो वेजिटेशन सबमर्ज हो जाती है उस डैम के अंदर, और तीसरा चौथा कि लोग डिस्प्लेस हो जाते हैं, ठीक है? मतलब कि जैसे हमें कहीं पे डैम बनाना है तो ऑफ कोर्स वी हैव टू डिस्प्लेस पीपल, दैट इज अ डिसएडवांटेज, ठीक? तो दिस ऑल यू हैव टू राइट। देन इज द नर्मदा बचाओ आंदोलन, या हम कहें सरदार सरोवर डैम का बारे में, और कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट के बारे में। ये 3 चीज़ें एक साथ ही दी है, यू कैन लर्न इट एट वन स्ट्रोक, ठीक है? अच्छा हाँ, एक पॉइंट और, वो जो था क्या कहते हैं मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट का, in that you can also mention some मतलब यही जो कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट है दैट यू कैन मेंशन इट दैट इट कैन लीड टू डिस्प्यूट्स, और वो वाला पार्ट आप लिख सकते हैं, ठीक है? ओके देन ओके देन इसकी हम रेन वाटर डिसएडवांटेज ऑफ डैम और ये ग्रेट स्क्रूटनी वाला आंसर सेम है, ठीक? देन इज द रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में जितने भी तरह तरह के रेन वाटर हार्वेस्टिंग होते हैं, जैसे कि राजस्थान वगैरह में जोहड़ होते हैं, खादिन होते हैं, फिर जो आपका बीकानेर फालोनी वाला जो रीजन है उसमें अलग होता है, वहाँ पे टंकाज होते हैं, ठीक है? तमिलनाडु में आप देखेंगे तो वहाँ पे रूफ टॉप बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, मतलब वहाँ पे तो एक कंपलसरी है कि आप रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे, ठीक है? तो मेघालय में आपका बैम्बू ड्रिप इरिगेशन होता है, मैंने लास्ट में मेंशन भी किया क्योंकि लास्ट में है तो लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, बट दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है? तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग में यू शुड नो द डिफरेंट नेम्स फ्रॉम वेयर द टाइप इज इवॉल्व, ठीक? जैसे टंकास आप यहाँ नहीं देखेंगे लेकिन राजस्थान के एरियाज में दिखेंगे, बिकॉज देयर इज अ नीड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर देयर स्कार्सली, ठीक? तो वहाँ पे बड़े बड़े डैम्स यूज होते हैं, सॉरी डैम्स नहीं, बड़े बड़े रिजर्वॉयर्स यूज होते हैं, ठीक? Okay, this is all for this chapter. Let's move on to our next chapter, agriculture. Again a very heavy chapter indeed. अब इसमें सबसे पहली चीज़ तो यही है जो आपका पहला पैराग्राफ दिया है, दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। अब इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर में आप क्या क्या लिख सकते हैं? पहली बात तो हमारा फूड उससे आता है, दूसरी बात ये रॉ मटेरियल होता है बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए, तीसरी बात जो होती है ये जितने भी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं ये एक्सपोर्ट होते हैं जगह जगह, जिससे हमारी इकोनॉमी अपग्रेड होती है, ठीक है? ये 3 चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं।
देन इज टाइप ऑफ फार्मिंग। अब टाइप ऑफ फार्मिंग उसमें आती है हमारी प्रिमिटिव, इंटेंसिव और कॉमर्शियल। ठीक, अपार्ट फ्रॉम दैट जो अलग अलग नाम दिए हैं स्लैश एंड बर्न के, जैसे मिल्पा इन मेक्सिको, सेंट्रल अमेरिका, कोनुको इन वेनेजुएला, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे बिकॉज दिस डू कम इन एग्जाम। मैंने पेपर्स देखे हैं कि आते हैं एग्जाम में, तो इसीलिए इसको आप लर्न कर लीजिएगा। ओके, देन इज क्रॉपिंग पैटर्न विद डिफरेंस। जैसे आपका राबी, खरीफ और जायद होता है, राबी और खरीफ के बीच में डिफरेंस आता है, या राबी का 5 पॉइंट का खुद का क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, और खरीफ का खुद का क्वेश्चन आता है, और पार्ट में दोनों पूछे जाते हैं। ठीक है, दैट यू शुड नो। मैं एक शॉर्ट भी अपलोड करूंगी जिसमें मैं आपको दोनों का डिटेल डिफरेंस बताऊंगी, तो उससे आपको समझ आ जाएगा। देन इज मेजर क्रॉप्स, राइस और व्हीट सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, सबसे ज़्यादा, एंड मिलेट्स। मेज में कैसे पूछा जाता है, विच क्रॉप इज यूज बोथ एज फूड एंड फॉर्डर, एक्सप्लेन द कंडीशन फॉर दैट क्रॉप, ये पूछा गया। पल्सेस उतना नहीं पूछा गया, शुगर केन नहीं पूछा गया है, बाकी इधर टी कॉफी कुछ नहीं पूछा जाता है, बट स्टिल ऑफ कोर्स इट इज इन योर कोर्स, यू हैव टू लर्न देम। देन रबर वगैरह नहीं पूछा जाता, कॉटन पूछा जाता है, कॉटन एंड जूट, वेरी इंपॉर्टेंट, कॉटन और जूट पूछा जाता है, दैट यू कैन लर्न। ठीक, फिर हम बात करें टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की। अब ये एक ही हेडिंग के अंदर दिए हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू। अब अगर एक ही साथ में पूछ लेते हैं देन तो आप कुछ भी लिखो, लेकिन अगर टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल अलग अलग पूछता है, जैसे टेक्नोलॉजिकल में क्या है कि जो आपका ग्रीन रेवोल्यूशन और टेक्नोलॉजी है, देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ। इंस्टीट्यूशनल की बात करें तो उसमें जो बैंक्स थे, जो केसीसी आपका दिया है, किसान क्रेडिट कार्ड, एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, ये सब आपके इंस्टीट्यूशन है, मतलब आपके गवर्नमेंट ने किया है, और एक है टेक्नोलॉजी से, मतलब टेक्नोलॉजिकल है। ठीक, देन कम्स द ब्रदर्स रिवोल्यूशन, दैट इज भूदान ग्रामदान, जो कि विनोबा भावे ने किया था, इंस्पायर्ड बाय महात्मा गांधी, उसके बारे में पूछा जा सकता है, दैट इज अगेन अ 5 मार्क का क्वेश्चन। अब इसके बाद आई वाज नॉट श्योर वेदर द पार्ट इज रिलेटेड और नॉट, बट सिंस आई बिलीव दैट इट वाज नॉट, तो इसलिए मैंने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस पार्ट से भी लिख दिया है, प्रॉब्लम फेस्ड बाय फार्मर्स। अगर ये पार्ट रिलेटेड है तो प्लीज इग्नोर इट, बट अगर ये नहीं है तो दिस क्वेश्चन कैन कम इन द एग्जाम, जिसमें है कि कैसे कैसे, जैसे आप देखेंगे अपना ये फिगर 4.1, टेबल 4.1, इसको जस्ट ऊपर ही दिया है कि हाउ फार्मर्स आर फेसिंग बिग चैलेंज फ्रॉम इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन, उसके बारे में पूरा पैराग्राफ है, फ्रॉम देयर यू विल गेट द आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, इट्स मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। अब अगेन मैं कहूँगी हैवी चैप्टर, बिकॉज एक्चुअली आपके सारे चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट को छोड़ के इस बुक में बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव है, तो इसलिए यू हैव टू फोकस ऑन जोग्राफी दिस टाइम। हिस्ट्री आप फिर भी कर लेंगे, बट जोग्राफी नीड्स टाइम। ठीक, तो मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज में द वेरी फर्स्ट थिंग इज द डेफिनेशंस। किसकी डेफिनेशन? मिनरल की, वेन्स, लोड्स। ठीक, देन इज द यूजेस ऑफ मिनरल्स। अब यूजेस ऑफ मिनरल्स में आपका पहला ही पैराग्राफ है, मिनरल्स आर इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ऐसे भी दिया जा सकता है आपको, एक्सप्लेन दिस लाइन, और या आपको डायरेक्टली यूजेस ऑफ मिनरल देंगे, जिसमें आप क्या मेंशन करेंगे कि एज अ फ्यूल यूज होता है। मिनरल्स तो इनफाइनाइट होता है ना, अब कहीं भी किसी भी तरह से यूज हो सकता है। अगला ही जैसे पैराग्राफ है आपका, ब्राइट स्मेल फ्रॉम टूथपेस्ट एंड मिनरल्स, उसमें आपको बताया गया कैसे टूथपेस्ट में यूज़ होता है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है। अब टूथपेस्ट आप ऐसे देखो तो आपको क्या लगेगा, अरे टूथपेस्ट ही तो है, बट जब आप उसके अंदर जाओगे, जैसे सिलिका यूज़ होता है क्लीनिंग में, फ्लोराइड यूज़ होता है कैविटीज़ में, स्पार्कल के लिए माइका होता है, और जो मेन पेस्ट और ट्यूब होता है वो प्लास्टिक की होती है। ठीक है, पेस्ट नहीं सॉरी, जो ट्यूब होता है, टूथब्रश होता है, वो प्लास्टिक की होती है। ठीक है, जो कि पेट्रोलियम से आता है। तो दीज ऑल आर सो इन डीप, तो इसलिए आपको पढ़ने की ज़रूरत है। देन इज द फॉर्म ऑफ मिनरल, इसके खुद ही 3 पॉइंट्स दिए हैं, सॉरी 5 पॉइंट्स दिए हैं। आई डो नॉट नीड टू एक्सप्लेन दिस मच, तो आप समझ सकते हैं कि इसके आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। देन इज इंडिया इज फॉर्चुनेट टू हैव फेयरली रिच एंड वेरिड मिनरल रिसोर्सेज, एक्सप्लेन। उसके जस्ट नीचे वाले पैराग्राफ में ये लाइन दी गई है, साथ ही साथ बताया गया है कि कैसे कैसे जगह जगह पे जो है हमारे मिनरल रिसोर्सेज प्रेजेंट है। तो ये क्वेश्चन भी आने के चांसेस है 3 या 5 मार्क्स में, इस चैप्टर से यही सब पूछा जाता है। ठीक है, देन इज हाउ अ रिजर्व टर्न्स इनटू अ माइन। इस चैप्टर की लास्ट जो लाइन है, सॉरी इस पैराग्राफ की जो लास्ट लाइन है, दैट इज व्हेन दिस इज डन अ मिनरल डिपॉजिट और रिजर्व टर्न्स इनटू अ माइन। अब आपको ढूंढना है कि दिस क्या है, ये इसी चैप्टर में दिया, मतलब इसी पैराग्राफ में दिया है, आप खुद समझ जाएंगे कि इसका आंसर क्या है। दोज हु आर नॉट गेटिंग, उनके लिए मैं बता दूं कि जहाँ पे और की कंसंट्रेशन होती है, ठीक है, वहाँ पे हम कहते हैं कि इट इज़ अ डिपॉजिट, लेकिन जब हम उसमें से एक्सट्रैक्ट करने लगते हैं वो चीज़, वो डिपॉजिट हमारे यूज़ में आने लगता है, दैट मेक्स दैट डिपॉजिट इनटू अ माइन। ठीक, देन इज फेरस, नॉन फेरस, मेटालिक, नॉन मेटालिक, रॉक मिनरल्स। अब इनके बारे में मैं क्या ही बोलूँ, इनके बारे में मैं कैसे कुछ ऐसे सेग्रीगेट नहीं कर सकती, इंपॉर्टेंट है ये नहीं इंपॉर्टेंट है, कि कभी आपको मैंगनीज दे दिया, कभी आपको आयरन दे दिया, वैसे तो आयरन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टिल, आपको कॉपर दे दिया, बॉक्साइड दे दिया, तो इसमें से तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट नहीं बता सकती हूँ। दिस ऑल यू हैव टू लर्न। ठीक, देन कम्स द रैट होल माइनिंग। अब रैट होल माइनिंग क्या होती है, कहाँ होती है, क्यों होती है, दिस यू शुड नो। पैराग्राफ दिया है आपका in the second page only, sorry third page only, from there you have to learn it. Then is factors affecting economic viability of mineral reserves. अब ये आपके बुक में ही दिया है, आई डोंट नो अगर आपको मिलेगा नहीं, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू द पॉइंट्स। ये आप जब देखेंगे अपनी बुक के जो ऑलमोस्ट कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स जो आपका पार्ट है, उसके जस्ट बाद
एक पैराग्राफ है जिसमें बताया गया है ईज़ ऑफ एक्सट्रैक्शन, मतलब ये पूछा गया है कि जो मिनरल रिजर्व्स होते हैं, मिनरल रिजर्व्स तो बहुत जगह है, पहाड़ों पे भी है, हिमालय पे भी है, लेकिन क्या हम उसे एक्सेस कर सकते हैं? नहीं। तो वही पूछा गया है कि इकोनॉमिक वायबिलिटी क्या क्या है, क्या कौन कौन से फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं? तो पहले तो यही है, ईज़ ऑफ अट्रैक्शन एंड क्लोजनेस टू द मार्केट, है ना? हिमालय में होकर भी हम उसका कुछ यूज़ नहीं कर पाएंगे। पहला तो ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे हो जाएंगे, फिर उसको लाने के खर्चे हो जाएंगे, जितना तो उनका सेलिंग प्राइस नहीं होगा उससे ज़्यादा उनका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक। दूसरा इज कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल इन द ओर। अब आप थोड़ा सा सिल्वर लेने के लिए हिमालय जाओ तो दिस डजंट मेक सेंस। तीसरा इज द टाइप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर इन विच दे आर फॉर्म। अब किस तरह में वो फॉर्म हुए हैं, उनको कन्वर्ट करना है। जैसे हम फॉसाइल फ्यूल होता है, अब फॉसाइल फ्यूल जैसे आता है वैसे तो अपने उसमें जो है पेट्रोल वाली टंकी में डाल नहीं लेते हैं, पहले वो रिफाइन होता है, फिर उससे पेट्रोल डीजल सेग्रीगेट होता है, दिस अ होल लॉट प्रोसेस इन्वॉल्व इन इट। तो दैट ऑल्सो दिस इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दैट। देन हमारे एनर्जी की बड़ी सी हेडिंग के अंदर आते हैं, उसका जनरेशन कैसे होता है, उसके सोर्सेज क्या क्या हैं, जिसमें आपके कोल होते हैं, कोल के अंदर आपके टाइप्स ऑफ कोल, फिर उसके बाद पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी, न्यूक्लियर, सोलर, ये जितने भी है, ये सब 3 मार्क्स के लिए बहुत सुटेबल क्वेश्चन है। आपको और पार्ट में स्पेशली दे दिया जाएगा कि या तो आप सोलर एक्सप्लेन करिए, या तो विंड एक्सप्लेन करिए, या तो बायोगैस करिए, या तो टाइडल करिए, कुछ भी ऐसा दिया जा सकता है। ठीक। लास्ट पार्ट ऑफ योर चैप्टर इज हाउ कैन एनर्जी बी कंजर्व। लास्ट पैराग्राफ है आपकी बुक का, जिसमें बताया गया है कि कैसे कैसे जो एनर्जी रिसोर्सेज है इसको आप कंजर्व कर सकते हैं। एक अच्छा सा प्लान बना के एनर्जी कंजर्वेशन को बढ़ाने के लिए आप एनर्जी रिसोर्सेज को लिमिट कर सकते हैं या उनका यूज़ जुडिशियली कर सकते हैं। ठीक है। दिस ऑल इज रिटन इन द लास्ट पैराग्राफ, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक। देन कम्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अब ये इस चैप्टर में आपको ज़्यादातर इंडस्ट्रीज के बारे में बताया है। पहले तो डेफिनेशन ही है मैन्युफैक्चरिंग की। ठीक। अपार्ट फ्रॉम दैट अगली चीज़ है इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जो कि आपकी बड़ी सी हेडिंग के अंदर दी गई है। उसमें 5 पॉइंट सीधे बना सकते हैं। पहला पॉइंट तो आपका पहला हो जाएगा, जो पॉइंट दिया ही है। सेकंड और थर्ड पॉइंट आप सेकंड पॉइंट से ही स्टार्ट कर सकते हो, और बाकी फोर्थ और फिफ्थ। ठीक। देन कम्स एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, एल्यूसिडेट। अब ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको उसी जस्ट उन्हीं 5 पॉइंट्स के नीचे मिलेगा। एक पूरा पैराग्राफ इसी पे बेस्ड, दैट आंसर यू हैव टू राइट। देन इज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। अब ये बड़ी सी हेडिंग के अंदर अगेन एक एग्रो, फिर उसके बाद मिनरल। ठीक। अब इसमें भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट नहीं बता सकती हूँ कि आएगा ये नहीं आएगा। अब इंक्लूडिंग जो आपका फैक्टर्स होते हैं, लोकेशन के, कौन सी फैक्ट्री कहाँ सूटेबली लोकेट हो सकती है, दैट यू शुड नो। ठीक है। ज़्यादातर तो वैसे आपका जूट पूछा जाता है और कॉटन पूछा जाता है। ठीक है। बाकी उतना आई थिंक मिनरल डिलीटेड है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बट अगर डिलीटेड है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो उसमें भी आपके एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग और ये सब जो चीज़ें हैं, दीज आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, मतलब मैंने देखा है पेपर्स में पूछी जाती है। ठीक है। तो अगर आप ऐसे सोच के मत जाना कि इतना बड़ा इसमें से नहीं आएगा, इट मे कम। ठीक। दिस इज अंडर द हेडिंग ऑफ टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। अपार्ट फ्रॉम दैट हम इसकी बात करें टाइप्स ऑफ पोल्यूशन की, तो टाइप्स ऑफ पोल्यूशन तो वैसे आप अपने से भी लिख सकते हैं, लेकिन जो डेफिनेशन इनकी दी है डोंट चेंज दैट। जैसे वाटर पोल्यूशन में आप ऐसे ही लिख सकते हैं कि वाटर इज पोल्यूटेड तो इट इज वाटर पोल्यूशन, नहीं। जो बुक में दिया है कि इट इज कॉज्ड बाय ऑर्गेनिक एंड अनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट और वो सब कुछ, दैट यू हैव टू राइट। हाउ टू कंट्रोल इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये लास्ट पार्ट आपका दिया ही है। 5 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स है वैसे तो, बट उनके सिंस जो पार्ट्स हैं, पार्ट्स में है वो, तो उससे आप 5 पॉइंट्स लिख सकते हैं। उसमें भी नीचे पैराग्राफ जैसे ओवर ड्राइंग होती है, ये सब कुछ, ओवर ड्राइंग ऑफ ग्राउंड वाटर, ये सब कुछ रोकना चाहिए। दैट इज हाउ टू कंट्रोल इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। लास्ट इज एनटीपीसी। ये मुझे भी मेरे टाइम पे बताया गया था कि दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मेरे सेट में तो नहीं, बट बाकी सेट्स में ये आया था, तो इसलिए फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस एनटीपीसी को पढ़ के जाइएगा। ठीक है। उसके जो 5 पॉइंट्स दिए हैं। ठीक। नाउ द लास्ट चैप्टर ऑफ योर बुक इज द लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। अब इसमें पहली चीज़ तो आपको पहले पैराग्राफ से ही पूछी जाती है, एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर प्री रिक्विजिट फॉर फास्ट डेवलपमेंट, हाउ। ठीक है। तो इसमें आपको क्या लिखना है? पहले पैराग्राफ में आपको 5 पॉइंट मिल जाएंगे। गुड्स एंड सर्विसेज डू नॉट मूव फ्रॉम सप्लाई लोकल्स टू डिमांड लोकल्स ऑन देयर ओन, अपने से तो जाती नहीं, देयर इज अ ट्रांसपोर्ट नीडेड। और उसके बाद से पूरा वो एक्सप्लेन किया गया है, और जो मैंने लाइन दी है आपको क्वेश्चन में, वही लाइन आपको जहाँ मिलेगी वहाँ आपको रुक जाना है, आपको 5 पॉइंट वहीं के वहीं मिल जाएंगे। ठीक। दिस इज अ रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इस चैप्टर में उतना कुछ है नहीं, तो अब वो आपसे यही सब पूछेगा। देन कम्स हाउ रोडवेज आर बेटर देन रेलवेज। रोडवेज के हेडिंग के अंदर ही आपको ABCDE करके पॉइंट्स मिलेंगे, EF करके पॉइंट्स मिलेंगे, जिसमें आपको बताया गया है कि हाउ रोडवेज आर बेटर देन रेलवेज। सेम आंसर आपको लिखना है, यू विल गेट फुल मार्क्स। ठीक। देन इज एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ रोड। वैसे तो ये बहुत ही कम पूछा गया है, लेकिन मैंने ये क्वेश्चन इसलिए दिया है क्योंकि अब अगर आपने ये लर्न कर लिया तो आपसे कोई स्टेट हाईवे पूछ ले, आपसे कोई गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पूछ ले, आपसे कोई बॉर्डर रोड पूछ ले, सब आपको पता होगा अगर आपको ये क्वेश्चन आता है। इसलिए मैंने मोस्टली, आपने देखा होगा, मैंने इस पूरे वीडियो में आपको ऊपर वाली हेडिंग्स दिया। आपको अंदर अंदर के हेडिंग्स देने का कोई मतलब नहीं है, लेंथ भी बढ़ती और कोई मतलब नहीं है उसका। जब आपने ऊपर का क्रस्ट जान लिया उस चैप्टर, उस टॉपिक का, तो फिर अंदर से कोई पूछे तो आपको कोई उसमें दिक्कत नहीं होगी। ठीक। देन कम्स
दी प्रॉब्लम्स ऑफ रेलवे एंड रोड्स। प्रॉब्लम्स ऑफ रेलवे आपको मिलेगा रेलवे की ही हेडिंग में, जो आपका लास्ट पैराग्राफ है, ठीक है, उसमें आपको प्रॉब्लम ऑफ रेलवे मिलेगी। और रोडवेज में मैंने अलग से इस क्वेश्चन के बारे में ढूंढा था कि अगर रोड्स का आ जाता है तो उसमें आपको क्या लिखना होगा। तो उसमें आप जैसे लिख सकते हैं, ट्रैफिक के बारे में लिख सकते हैं, मोर प्रोन टू एक्सीडेंट्स, डिले होता है, फिर उसमें ब्रिड्ज, जो ब्रिजेस होते हैं वो ओल्ड होते हैं, नैरो होते हैं, एंड देन कम्स दी पिट्स एंड जो भी होते हैं सड़कों पे, ठीक है। तो ये पॉइंट्स मैंने वैसे तो अपने से बनाए थे, तो इस वजह से इस क्वेश्चन के आने के चांसेस कम है, लेकिन क्योंकि रेलवेज पूछा गया है तो वो रोडवेज कुछ एक्सटेंड करके पूछ सकता है। तो दिस यू शुड नो। अगर आपको इससे अच्छे पॉइंट्स पता है देन यू आर वेलकम, प्लीज राइट दोज पॉइंट्स, और बस देख लीजिएगा सही हूँ, ठीक। लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर ज्योग्राफी बुक, but not the least important question, is the three networks of pipeline transportation। अब इसमें आपसे पूछा जाता है ये डायरेक्ट क्वेश्चन, 3 पॉइंट्स आपके वैसे ही हैं, 3 मार्क्स के लिए परफेक्ट क्वेश्चन है ये, तो इसलिए इस क्वेश्चन को पढ़ेगा। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, और आई होप कि आपकी ज्योग्राफी रिवाइज हो गई होगी। स्टिल अगर आपको किसी भी कॉम्पोनेंट में कोई भी डाउट है देन द कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू ऑल, यू आर मोस्ट वेलकम, प्लीज़ राइट योर डाउट्स, वील बी हैप्पी टू सॉल्व योर डाउट। प्लीज़ डू सब्सक्राइब सो दैट आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए यू कैन गेट प्रिपेयर बिफोर हैंड। लास्ट के वन शॉट के लिए आई डोंट थिंक सो इससे बेटर कोई वीडियो हो सकती है जिसमें आपको पूरा वन शॉट मिल जाए, वो भी इतने कम टाइम में। दिस इज ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप स्टडिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।